Hello students, how are you? Hope you're doing good. I'm your science teacher and today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 2, reproduction in plants. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करने का क्या मतलब है, वो अपने ही जैसे और प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर 2, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, parts of a seed, seed disposal and agriculture. Fine. Now one warm-up activity is given to us. Identify the seeds given in the following pictures. तो आपको इस पिक्चर में दिए गए सीड को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले है wheat, उसके बाद जो सीड है वो एक राइस का है, उसके बाद एक चिकपी है और लास्ट में जो सीड है वो है beans. Now, we all know that our Earth is the only planet which supports life. However, for life to go on, all living things must produce more of their kind. That is, they must reproduce. This reproduction becomes an important process for continuity of life on the Earth. तो अर्थ एक इकलौता प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिस पर सब लोग जिंदा रह सकते हैं। ऐसा कोई और प्लैनेट नहीं है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो, जहां लोग जिंदा रह सकें। तो जिससे लिविंग बीइंग्स की लाइफ अर्थ पर चलती रहे, लाइफ कंटिन्यूटी में चलती रहे। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपने ही तरीके के और ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, ठीक है, यानी उनको रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। Reproduction in plants is important not only for them but for animals and human beings also. Plants reproduce either through seeds or other plant parts like leaves, roots, stem, etc. तो plants का जो reproduction है वो plant से ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, animals और human beings के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें प्लांट से खाना मिलता है, ठीक है। तो प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं या तो सीड्स के थ्रू या फिर अलग अलग प्लांट पार्ट के थ्रू, जैसे कि कुछ प्लांट अपनी लीव से रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ रूट से, कुछ स्टेम से। फाइन। नाउ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, अब हम प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू डिफरेंट पार्ट्स लाइक, तो प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं अलग अलग पार्ट से, जैसे कि सीड, स्टेम, रूट्स, लीव्स और स्पोर्स, ठीक है। नाउ रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, अब प्लांट सीड के थ्रू कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। Most of the plants bear fruits. Inside the fruit are seeds. Some fruit have many seeds such as papaya and watermelon, while some have only one seed such as mango, lychee, etc. These seeds grow into new plants called seedling. When they grow into new plants called seedling, when they get the right conditions, that is in a water, air and warmth, the growth of new plant from the seed is known as germination. तो ज्यादातर प्लांट सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो सीड है जब उसको राइट कंडीशंस मिलती है तो वो सीडलिंग में बदल जाता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड सीडलिंग में ग्रो कर रहा है, उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलेंगे। तो जब आप एक सीड को सॉइल में सो कर दोगे, उसको पानी दोगे, उसको अच्छे से सनलाइट मिलेगी, एयर मिलेगी, वार्मथ मिलेगी, गर्मी मिलेगी, तो वो सीड सीडलिंग में बदल जाएगा, ठीक है। उसमें से प्लांट ग्रो करने लगेगा। अब सीड जो है प्लांट्स में आता कहाँ से है, जो सीड है प्लांट के फ्रूट में होता है। कुछ फ्रूट्स में एक सीड होता है जैसे कि मैंगो और लीची में, और कुछ फ्रूट्स में बहुत सारे सीड होते हैं जैसे कि वाटरमेलन में, ठीक है। नाउ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम द सीड, आप यहाँ पर देख सकते हो एक प्लांट सीड से ग्रो कर रहा है। फाइन। Now one activity, one experiment is given to us. इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, इसमें आपको किडनी बीन्स यानी राजमा लेना है, उसको रात भर भिगो कर रखना है। उसके बाद आप उस राजमा को एक कॉटन पर रख दो, ठीक है, और उसको सनलाइट में ले जाकर रख दो। उसके बाद आप उसको पानी देते रहो दिन में 2-3 बार, और आप ऑब्जर्व करोगे 2 दिन बाद कि जो रूट्स हैं, छोटी छोटी रूट्स किडनी बीन से ग्रो हो रही हैं। आप प्लांट की थोड़े दिन तक केयर करोगे तो आप नोटिस करोगे कि उस सीड में से एक छोटा सा प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो जितने भी सीड हैं वो ग्रो करते हैं प्लांट में, पर कुछ ऐसे सीड होते हैं जिनको बर्ड्स खा जाती हैं, कुछ बारिश की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और कुछ सीड जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको ठीक से एयर, वाटर या सनलाइट नहीं मिल पाती है, ठीक है। नाउ पार्ट्स ऑफ अ सीड, अब सीड के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अ सीड हैज 3 मेन पार्ट्स, तो सीड के 3 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से हैं वो पार्ट है सीड कोट, कॉटिलेडन्स और
एम्ब्रियो। फाइन। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीड कोट क्या होता है। द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ सीड इज नोन एज अ सीड कोट। इट प्रोटेक्ट्स द सीड इनसाइड। अ टाइनी होल ऑन द सीड कोट अलाउज एयर एंड वाटर टू एंटर द सीड। तो सीड के ऊपर एक भारी कवरिंग होती है, ठीक है, उसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम कोट बोलते हैं। जैसे हम ऊपर से कोट पहनते हैं तो सीड के ऊपर भी एक कोट है जिसको हम सीड कोट बोलते हैं। वो सीड कोट सीड को बचा कर रखता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हो, ये सीड है और इसके बाहर क्या है, सीड कोट है। इस सीड कोट पर छोटा सा होल होता है ताकि एयर और वाटर का सप्लाई इसमें होता रहे। Next is cotyledons. The cotyledons or seed leaves store food for the baby plant. अब cotyledon को हम seed leaf भी बोलते हैं। ये जो cotyledon है ये baby plant के लिए खाना स्टोर करके रखता है। Next is embryo. It develops within the cotyledon. It grows into a new plant. Embryo cotyledon के अंदर से grow करता है और नए plant में बदल जाता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कॉटिलेडन है, ठीक है। यहाँ पर आपको सीड लीव्स भी दिख रही हैं और ये पूरा क्या है, एम्ब्रियो है और ये सारे पार्ट्स हैं सीड के। फाइन। नाउ डिस्पोजल ऑफ सीड्स। अब सीड को डिस्पोज करते हैं, दूर दूर फैला देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजल ऑफ सीड्स। Suppose a plant produces large number of seed and if all the seed fall on the ground under the parent plant, a large number of seedlings would grow at the same place. Such a large number of plants would not get sufficient water, light and minerals as they have to compete for limited supply of resources. Hence many of them would die. To avoid such a condition, seeds are dispersed to different places by some means like water, air and animals. The process of spreading seeds to different places is called disposal of seeds. The means by which seeds are dispersed are known as agents of dispersal. जैसे कि प्लांट है, उसने बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करे। अब वो जो सीड है सारे ग्राउंड पर ही गिर गए अपने पेरेंट प्लांट के पास, ठीक है। जो उसका पेरेंट प्लांट था जिससे वो सीड बने हैं वहीं पर गिर गए, तो क्या होगा, बहुत सारे सीड हैं एक ही जगह गिर गए। सबसे पहले तो उनको ग्रो करने के लिए स्पेस ही नहीं मिलेगी, इतने पास पास गिर गए हैं। फिर उनको ठीक से ना एयर मिलेगा, ना वाटर मिलेगा, ना सनलाइट मिलेगी, तो ऐसे में सीड ग्रो नहीं कर पाएंगे, नया प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जरूरी है जो सीड है वो दूर दूर जाकर गिरे। तो इसलिए डिस्पोजल बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड दूर दूर जाकर गिर जाते हैं, सीड को दूर दूर फैलाया जाता है, हम उसको डिस्पोजल बोलते हैं। ये जो डिस्पोजल है अलग अलग मेथड के थ्रू होता है। जैसे कि कुछ सीड डिस्पोज होते हैं एयर के थ्रू, कुछ वाटर के थ्रू और कुछ एनिमल्स के थ्रू, और कुछ सीड ऐसे होते हैं जो अपने आप ही फट जाते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं, तो वो दूर जाकर गिर जाते हैं। फाइन। नाउ अब ऐसी चीजें जो सीड को डिस्पोज होने में हेल्प कर रही है हम उनको बोलते हैं एजेंट्स ऑफ डिस्पोजल, ठीक है। तो सबसे पहले है डिस्पोजल बाय विंड। विंड से कैसे सीड डिस्पोज होते हैं। Some seeds are easily carried away by blowing wind. These seeds float in air and after a long time drop to grow. Example, maple, dandelion, cotton, etc. तो कुछ सीड होते हैं हवा से कैरी अवे हो जाते हैं, ठीक है, हवा के साथ उड़ जाते हैं। जब वो उड़कर एक जगह पर जाकर सेटल हो जाते हैं तो उसमें से नया प्लांट ग्रो करने लगता है, ठीक है। तो मेपल, डेंडेलाइन, कॉटन इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आते हैं डिस्पोजल बाय एनिमल्स। अब कुछ एनिमल्स हैं जो कि सीड डिस्पोजल में हेल्प करते हैं। Animal and birds eat fruits. They swallow them whole. As the seed cannot be digested, it is passed out through the body of animals and thus get dispersed. तो कुछ एनिमल क्या करते हैं, फ्रूट खा लेते हैं। फ्रूट तो वो खा जाते हैं, सीड खा नहीं पाते हैं, उनकी बॉडी सीड को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो एनिमल की बॉडी से सीड बाहर आ जाता है। इसी तरह इस सीड का डिस्पोजल हो जाता है। Seed of castor, burdock and mimosa plant have hook, spine or glue. The seed attach themselves to the bodies of animals that pass by the plant and get disposed. तो कैस्टर, बर्डॉक और मिमोसा जैसे जो सीड होते हैं उनकी बॉडी पर हुक्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके बॉडी पर हुक्स हैं तो दूसरे एनिमल की बॉडी से जाकर अटैच हो जाते हैं। जब वो एनिमल प्लांट के पास से पास करता है तो ये सीड उसकी बॉडी पर अटैच हो जाते हैं, और जब वो एनिमल किसी और जगह जाता है तो वो सीड भी उसके साथ दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्पोजल बाय वाटर। अब जो सीड है पानी के थ्रू भी डिस्पोज होते हैं। सीड ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग नियर वाटर गेट डिस्पोज बाय वाटर। एग्जांपल कोकोनट एंड वाटर लिली। तो ऐसे प्लांट जो कि पानी के पास ग्रो कर रहे हैं उनका डिस्पोजल भी पानी के थ्रू होता है, जैसे कि कोकोनट और वाटर लिली। देन डिस्पोजल बाय एक्सप्लोजन। अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एक्सप्लोजन से डिस्पोज होते हैं। When some fruits become dry, they explode or burst open with great force, scattering the seeds away from the parent plant. Example, pea, bean, balsam, etc.
जब कुछ फ्रूट ड्राई हो जाते हैं तो वो एकदम बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, जैसे कि पी और बालसम। तो फटने की वजह से वो दूर दूर जाकर गिर जाते हैं। फाइन। नाउ रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम, रूट एंड लीव्स। अब हम देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं सीड के अलावा कैसे डिस्पर्स करते हैं, स्टेम, रूट और लीव से कैसे उनका डिस्पर्जल होता है। All plants do not reproduce through seed. Some of plants reproduce through root, stem and leaves. तो सारे प्लांट जो है सीड से डिस्पर्स नहीं करते हैं, कुछ स्टेम, रूट और लीव से भी डिस्पर्स करते हैं। रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम। अब स्टेम से कैसे होता है इनका रिप्रोडक्शन? Many plants have stem that can develop roots and grow into adult plants. तो बहुत सारी स्टेम के पास ऐसी एबिलिटी होती है जो कि रूट ग्रो कर सकती है और नए प्लांट में फिर आगे जाकर बदल सकती है। एग्जाम्पल क्या है? बनाना, पोटैटो, शुगर केन, रोज और ग्रेप। जितने भी प्लांट आपको यहाँ बताए हैं, बनाना है, पोटैटो है, ये सब स्टेम से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स। अब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि लीव से रिप्रोड्यूस करते हैं। सम प्लांट्स ग्रो मेनी न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर लीव्स। तो बहुत सारे प्लांट नए प्लांट्स ग्रो करते हैं लीव्स की हेल्प से। रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स। अब रूट्स के थ्रू कौन से प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं? In some plants, roots start appearing in moist conditions. These roots developed into shoots which become new plants. This happen in carrot and sweet potato. कुछ प्लांट में हमें रूट दिखने लगती है, जब उस प्लांट को सही कंडीशन मिलती है तो शूट भी ग्रो करने लगती है और ऐसे नया प्लांट ग्रो करने लगता है, जैसे कि कैरेट और रेडिश में ऐसे ही रूट से प्लांट ग्रो करते हैं। फाइन। नाउ रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स। अब स्पोर्स के थ्रू छोटे छोटे जो डॉट्स होते हैं उनके थ्रू प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। इन प्लांट्स दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स और अदर पार्ट्स, दैट इज फ्लावर, reproduction takes place asexually. For example, mushroom and mosses do not produce flower, they produce tiny spores. Each of these spores can grow into new plant. अब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें ना फूल आते हैं ना वो सीड से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ऐसे प्लांट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के थ्रू। ठीक है, स्पोर्स छोटे छोटे से दाने होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, हर एक स्पोर एक नए प्लांट में ग्रो कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मशरूम और मॉसेस जो कि आप पिक्चर में देख सकते हो ऐसे ही ग्रो करते हैं। फाइन। नाउ इन्फो चेक। प्लांट जैसे कि फॉर्न्स और फंजाई सीड से ग्रो नहीं करते हैं, वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर जिनको हम स्पोर्स बोलते हैं उनसे ग्रो करते हैं। नाउ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर क्या है? All living beings mostly depend on plant for food. We get grains, vegetables, fruit, pulses, sugar, tea, etc. from plants. Besides these, we also get cotton and jute from plants. To get these things, plants grow on a large scale. The practice of growing plants on a large scale for food and other purposes is known as agriculture. The various stages of agriculture are as follows. तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, प्लांट्स हमें स्पाइसेस देते हैं, पल्सेस देते हैं, हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देते हैं। इसके अलावा हमें प्लांट से कॉटन मिलता है, जूट मिलता है और हमें टी और कॉफ़ी जैसी चीज़ें भी प्लांट से मिलती हैं। तो प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं? प्लांट्स को बहुत बड़े स्केल पर उगाते हैं और हम इसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर का मतलब है एक प्लांट को बड़े स्केल पर ग्रो करना। फाइन। तो जो एग्रीकल्चर है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है उसको समझते हैं। सबसे पहले है प्लोइंग, टू लूजन सॉइल। हम क्या करते हैं? सॉइल को लूज करते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लोइंग बोलते हैं। उसके बाद मैन्योरिंग, हम क्या करते हैं? सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद सीड सोइंग, हम क्या करते हैं? सीड को बो देते हैं। देन इरिगेशन, हम प्लांट्स को पानी देते हैं। फिर पेस्टिसाइड स्प्रेइंग, हम क्या करते हैं? पेस्ट और रोडेंट्स को किल कर देते हैं पेस्टिसाइड की हेल्प से। हार्वेस्टिंग, उसके बाद जो क्रॉप पक गई है, पूरी तरह तैयार है, हम उसको काट लेते हैं और उसको इकट्ठा कर लेते हैं। फाइन। नाउ वेरियस क्रॉप्स। अब जो क्रॉप्स हैं वो भी बहुत सारे काइंड की होती हैं। Plants of same kind grown in a particular region at a particular time are known as crops. Crops can be vegetables, cereal, pulses और beverages. तो एक सेम तरह की क्रॉप एक सेम सीजन में एक सेम टाइम पर सेम जगह पर जब उगाई जाती है हम उसको क्रॉप बोलते हैं। वो क्रॉप फ्रूट की हो सकती है, वेजिटेबल की हो सकती है, पल्सेस की हो सकती है, इवन स्पाइसेस की भी हो सकती है। Different crops are grown in different season. The crops grown in winter are called rabi crops. Example wheat, gram, pea, mustard, etc. तो अलग अलग क्रॉप अलग अलग सीजन में ग्रो करती है। ऐसी क्रॉप जो कि विंटर सीजन में ग्रो करती है हम उसको राबी क्रॉप बोलते हैं, जैसे कि व्हीट, ग्राम और मस्टर्ड हो गए।
The crops grown in summer season are called kharif crops. Example paddy, maize, soybean, cotton, etc. तो ऐसी क्रॉप जो कि गर्मियों में उगाई जाती है जैसे कि पैडी, मेज, कॉटन, उसको हम क्या बोलते हैं? खारिफ क्रॉप बोलते हैं. फाइन. Now, different crops grow in different soil. Rice and jute grow well in clay soil, while cotton grows well in black soil. Jowar and bajra grow well in sandy soil. Tea plantation needs moist soil. तो अब जो soil है वो भी बहुत मैटर करती है. अलग अलग plants अलग अलग तरह की soil में अच्छे से grow करते हैं. जैसे कि अगर हमारे पास राइस और जूट है तो वो क्ले सॉइल में अच्छे से ग्रो करेगा. कॉटन है तो ब्लैक सॉइल में अच्छे से ग्रो करेगी. ज्वार और बाजरा है तो वो सैंडी सॉइल में अच्छे से ग्रो करेगी. और जो टी प्लांटेशन है, जो चाय पत्ती उगाई जाती है, वो मॉइस्ट सॉइल में, थोड़ी सी ऐसी सॉइल जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, उसमें ग्रो करेगी. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो व्हीट फार्मिंग जो कि एक राबी क्रॉप है और मेज फार्मिंग जो कि खारिफ क्रॉप है. फाइन. नाउ इम्प्रूविंग कल्टिवेशन. अब हम कल्टिवेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? इन ऑर्डर टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन वी शुड ग्रो बेटर एंड हेल्दी क्रॉप्स. तो फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें अच्छी और हेल्दी क्रॉप्स ग्रो करनी पड़ेगी. हेल्दी सीड्स ऑफ बेस्ट वैरायटी शुड बी यूज. सबसे पहले तो अच्छी क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमें अच्छे सीड यूज करने पड़ेंगे. ऐसे सीड यूज करने पड़ेंगे जो हेल्दी हो. देन The soil should be plowed and fertilized well in order to get a good crop. Soil को अच्छे से प्लो करना चाहिए, उसको अच्छे से फर्टिलाइज करना चाहिए, अच्छे से उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करनी चाहिए ताकि क्रॉप अच्छे से ग्रो कर पाए. Weed and pest should be regularly removed. Weed और पेस्ट को हमें रेगुलरली रिमूव करना चाहिए. The harvested crop must be stored properly. जो क्रॉप हमने हार्वेस्ट किया उसको हमें अच्छे से स्टोर करना चाहिए. फाइन. नाउ सिनॉप्सिस. अब तक हमने जो भी पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले जो न्यू प्लांट है वो सीड से अराइज होते हैं. उसके बाद एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम नए प्लांट्स को ग्रो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. उसके बाद प्लांट्स अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. फ्लावर्स जो है सीड प्रोड्यूस करते हैं, सीड से नए प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, सीड जर्मिनेट होते हैं और नए प्लांट फॉर्म होते हैं. उसके बाद सीड जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है नए प्लांट में. उसके बाद सीड में एक एम्ब्रियो होता है जो कि एक सीड कोट में एनक्लोज्ड होता है. उसके बाद एक थिक फ्लैशी पार्ट सीड का क्या कहलाता है? कॉटिलिडन. उसके बाद वाटर, एयर और सूटेबल टेम्परेचर यानी वार्मथ नेसेसरी कंडीशन है जर्मिनेशन के लिए. उसके बाद जब एक सीड जर्मिनेट होता है, बेबी प्लांट सीडलिंग अपना खाना ऑब्टेन करते हैं कॉटिलिडन से. उसके बाद डिस्पोजल ऑफ सीड और फ्रूट्स का क्या मतलब है? सीड्स और फ्रूट को लॉन्ग डिस्टेंस कैरी करना यानी मदर प्लांट से दूर लेकर जाना. उसके बाद नॉन फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि मोल्ड, मशरूम और फर्न रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स को फॉर्म करके. उसके बाद ये डिपेंड करता है कि क्रॉप हमें क्या दे रही है. क्रॉप उसी बेसिस पर अलग अलग टाइप्स की होती हैं जैसे कि फूड क्रॉप, फाइबर क्रॉप और ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स. उसके बाद इंडिया में दो मेन क्रॉप होती है, राबी जो कि विंटर क्रॉप होती है और खारिफ जो कि समर क्रॉप होती है. ठीक है. नाउ सेल्फ इवैल्यूएशन. टिक द करेक्ट ऑप्शन. Which of these store food for baby plant? बेबी प्लांट के लिए फूड कौन स्टोर करता है? कॉटिलिडन. सीड दैट ग्रोज इनटू न्यू प्लांट्स आर कॉल्ड. ऐसे सीड जो कि नए प्लांट में ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सीडलिंग. समर क्रॉप्स आर कॉल्ड. समर क्रॉप को हम क्या बोलते हैं? खारिफ क्रॉप. विंटर क्रॉप्स आर कॉल्ड. विंटर क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं? राबी क्रॉप. विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन? विंटर सीजन में इनमें से कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है? तो आंसर इज व्हीट. देन फिल इन द ब्लैंक्स. The seed grow into a new plant called seedling. Most of plants bear seed. The seed coat dash the seed inside. The answer is protect. The seeds of dash are dispersed by water. The answer is seed of coconut. Paddy and maize are dash crops. Answer is kharif crops. Then true false. Wheat is a rabi crop. This is true. Carrot plant reproduces into new plants. This is true. Seed of cotton are dispersed by air. This is also true. Embryo grows into a new plant. This is true. Soybean is a rabi crop. This is false. Fine. Now circle the correct answer. The growth of new plant from seed is known as germination. The dash store food for baby plant. The answer is cotyledon. The external covering of seed is known as seed coat. Then dash is not a kharif crop. Answer is wheat.
plant reproduces through spores is mushroom. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.